बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एमडी कैट का एक बड़ा ही मशहूर टॉपिक, जिस टॉपिक में से बहुत ही कमाल किस्म के एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे इस टॉपिक को लेकर बड़े परेशान होते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई लेक्चर पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का नहीं लिया होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, फिर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ सकते हैं अगर आप लोगों को बेसिक चीजें, बेसिक फार्मूलाज अगर अच्छे तरीके से आ जाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है जी? 2 डायमेंशनल मोशन किसी भी बॉडी की जो कि अंडर द ग्रेविटी एंड इनर्शिया होती है। ये बच्चों किसके अंदर होती है? ग्रेविटी और इनर्शिया के अंदर होती है। किसी भी बॉडी की मोशन ग्रेविटी और इनर्शिया के अंदर जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्योंकि इनर्शिया और ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो होती है ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है, जबकि जो इनर्शिया है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इनर्शिया इज नॉट अ फोर्स, ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है ना बॉडी के ऊपर। तो याद रखिएगा इनर्शिया जो है ये फोर्स नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होती है? 0 होती है। जबकि ग्रेविटी जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट करती है, तो वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स 0 नहीं है बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस वजह से वाई एक्सिस का जो एक्सेलरेशन होता है वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में देयर इज नो फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अब हम लोग यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 केस डिस्कस करेंगे बच्चों। एक प्रोजेक्टाइल का नाम होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और दूसरा सिंपली प्रोजेक्टाइल है, जिसमें हम लोग ये चीज सीखेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी ये हमारे पास एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस है, ये देखें बच्चों, ये हमारे पास एक साइड पर एक्स एक्सिस है और दूसरी साइड पर बच्चों हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। हम क्या काम करते हैं? वाई एक्सिस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होते हैं और एक बॉडी को जब हमने ऐसे थ्रो किया शुरू में, हम यहां से जब इसको कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स से हमने इसको थ्रो किया, अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया। अब ये प्रोजेक्टाइल बच्चों यहां से जब यहां जमीन तक पहुंचेगा तो ये कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा और कोई ना कोई ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगा। इस वर्टिकल डिस्टेंस को निकालने का फार्मूला होता है 1/2 GT का स्क्वायर और इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है VIX × T। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला VIX × T होता है और वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का फार्मूला 1/2 GT स्क्वायर होता है। और ये पहला केस है, ये केस नंबर 1 है। इस तरह के एमसीक्यू आपको नजर आया करेंगे। इसमें इसकी पहचान हमें कैसे होगी कि हम प्रोजेक्टाइल को जमीन से किसी पर्टिकुलर हाइट से पैरेलल ऑफ द अर्थ थ्रो करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। तो जब भी प्रोजेक्टाइल को किसी पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाएगा उस वक्त ये केसेस लगा करेंगे। उस वक्त ये बेसिकली हाइट है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये इसकी रेंज कहलाएगी, ये इसकी हाइट कहलाएगी। और इसके बाद बच्चों यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जब प्रोजेक्टाइल ने जमीन से आकर टकराना है तो जाहिर बात है इसकी टकराते वक्त कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला V = √V² x, ये जो ऊपर वाली हमारी वेलोसिटी है ये Vx ही है, प्लस V² y तो आता है, हम जब उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं तो Vx² जमा G² T²। यानी प्रोजेक्टाइल को मैं आपको कहता हूं कि सपोज करते हैं यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम पुट करें और जो वेलोसिटी से आपने उसको थ्रो किया वो वेलोसिटी पुट करें, तो ये जिस पॉइंट पर आके टकरा रहा है आप लोग उस पॉइंट पर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। हाँ, अगर वो आप लोगों को इसी क्वेश्चन में रिजल्टेंट वेलोसिटी के ही फार्मूले में वो आपको टाइम ना देता, हाइट दे देता, तो बच्चों याद रखें तब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है √V² x + 2gh। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या कर लेने, याद कर लेने। ये हमारा केस नंबर 1 था, एक बात तो डन होगी। अच्छा, जब हम केस नंबर 2 की तरफ चलेंगे, इस केस नंबर 2 में हम प्रोजेक्टाइल, अब जो हम प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करेंगे बच्चों वो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का है कि हमने प्रोजेक्टाइल को क्या किया, किसी एंगल पर, अर्थ से किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर थ्रो करने जा रहे हैं। ये देखें ऐसे। तो अब जब प्रोजेक्टाइल को हम जमीन से किसी पर्टिकुलर एंगल पर थ्रो कर रहे हैं तो जाहिर बात है बच्चों हम इसको किसी न किसी वेलोसिटी से ही थ्रो कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं जी लेट्स सपोज यहां पर जो
आपकी जो वेलोसिटी है वो कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया है, एक मिनट, आपने इसको जिस भी वेलोसिटी से बच्चों यहां से क्या किया है, थ्रो किया है, ठीक है, ये आप लोगों की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये जमीन से किसी पर्टिकुलर एंगल से आप लोगों ने इसको थ्रो किया है। अब ये जो आप लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल होती है, इसका वो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अच्छा, और जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां पे कवर करती है इसको हम रेंज बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक आने में जो टोटल टाइम लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और अच्छा, यहां से एक और एमसीक्यू बनता है कि प्रोजेक्टाइल को टोटल यहां तक का टाइम कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का टाइम। तो बच्चों याद रखिएगा ये टाइम जो है टोटल टाइम का हाफ होगा। तो प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का टोटल टाइम इतना है, मगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम कितना होगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 कट हो जाएगा, तो वो जस्ट आएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी। अगर ऊपर आने का वी आई साइन थीटा ओवर जी है तो नीचे जाने का भी क्या होगा, वी आई साइन थीटा ओवर जी ही होगा, टोटल मिला के ये 2 vi साइन थीटा ओवर जी बनता है। तो ये प्रोजेक्टाइल का रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। फिर उसके बाद बच्चों याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल में जो किसी एंगल पर जब हम थ्रो करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनते हैं, जो वी आई एक्स होता है वही वी एफ एक्स भी होता है, और ये बराबर होता है वी आई कोस थीटा के, मगर जो वी एफ वाई होता है वो वी आई वाई माइनस जी टी होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बराबर आता है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी के, ठीक है। तो जब किसी एंगल पर थ्रो करते हैं तो वी आई एक्स ये है, वी एफ वाई ये है, और हाँ जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो याद रखिएगा इस पॉइंट पर वी आई वाई क्या होता है, 0 होता है। ये कुछ बातें हैं जो कि बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है। बाकी कुछ काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलाज आएंगे, वो हम साथ साथ देखते जाएंगे, रेंज कब मैक्सिमम होगी। और एक बात का ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं आप लोगों को, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, ये जो एंगल होता था ना, ये एंगल आपको हमेशा जो दिया जाता था, ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आपको दिया जाता था। अगर ये एंगल आपको वर्टिकल डायरेक्शन में दिया होगा तो आप पहले उस एंगल को 90 में से माइनस करेंगे, क्योंकि इन फार्मूलाज में जितनी दफा भी आपने एंगल को पुट करना है ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है। अगर आपने उसको 90 में से माइनस नहीं करना तो आप साइन की जगह पर कॉस यूज कीजिएगा। बट मैं बच्चों को यही मशवरा दूंगा कि अगर उसने एंगल आपको विद वर्टिकल दिया हो क्वेश्चन में, जरा आपने गौर से पढ़ा करना है। अगर वर्टिकल से उसने एंगल बनाया होगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या काम करना है, उस एंगल को पहले 90 में से माइनस करना है, उसके बाद फार्मूलाज में पुट करना है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यूज की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर बातें मेरी समझ आ रही है अच्छे तरीके से तो आप लोगों ने लाजमी इनको गौर से समझना भी है, सुनना भी है। और जो बच्चों को इस चैनल का नहीं पता आप उनको इस चैनल का भी बताएं। इसके अलावा मेरा अपना चैनल भी है फिजिक्स का गुरु, ठीक है। आप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे फिजिक्स का गुरु तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसके ऊपर मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स हर टॉपिक के एमडी कैट के पढ़े हैं। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। लो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को। हमारा पहला एमसीक्यू है, कहता है जी टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड from different heights h1 and h2 the ratio of the time taken by them। ये प्रोजेक्टाइल का तो सवाल नहीं है, बट ये वैसे ही इक्वेशंस ऑफ मोशन से डील करते हैं। जब भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो आपको पता है वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता था 5t स्क्वायर। तो यहां से नजर आ रहा है h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो h1 ओवर h2 किसके बराबर आ जाएगा, t1 ओवर t2 का होल स्क्वायर। तो बट हमें तो टाइम्स की रेशियो चाहिए, जब हमने टाइम्स की रेशियो निकालनी है तो हम कहेंगे दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लें, t1 ओवर t2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट h1 ओवर h2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी इस एमसीक्यू का आंसर बन गया चार्ली। फिर 3 बॉडीज ऑफ मैसेज 100 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 50 किलोग्राम आर रिलीव्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट, विच बॉडी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट इफ द एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड। एक तो एयर फ्रिक्शन इग्नोर्ड है बच्चों, याद रखिएगा जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो T इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो 2h ओवर g होता है। और यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये टाइम जो है हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये टाइम जो होता है ये टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है, दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द बॉडी, लिहाजा ये बॉडी के मैस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। तो हम कहेंगे कि ऑल द बॉडीज विल रीच एट द सेम टाइम, डेल्टा आंसर है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, द ग्राफ रिलेट्स द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी। कहता है वाई एक्सिस के ऊपर बताएं कौन सा
यानी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर कौन सा वेरिएबल होना चाहिए? पहला कहता है डिस्टेंस व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अच्छा, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो कहता है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो ये चीज उसका अगर यहां पर डिस्टेंस लगा दें। अच्छा, फिर कहता है एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल। अच्छा, पहले तो आप ये देखें, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, स्पीड की ही बात करता हूं, तो अगर आप लोग यहां पे थोड़ा गौर से देखें, मुझे बताएं, जब आप लोग बॉडी को जब वो फॉलिंग एक कोई बॉडी है, ठीक है, वो फ्रीली फॉल कर रही है, ऐसे नीचे को आ रही है, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि अगर मैं इधर यहां पे वीटी ग्राफ लूंगा तो वीटी ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन देती है। क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है। तो मुझे ये बताएं कि जो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पर, ये स्लोप जब निकालेंगे तो ये थीटा तकरीबन सपोज करें 45 डिग्री आता है, और यहां पे जब स्लोप लेते हैं तो थीटा 0 डिग्री आता है, तो ये स्लोप जो है यहां पर क्या आती है? मैक्सिमम आती है। इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम है। और इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों? मिनिमम आएगा या 0 आएगा। इसका मतलब है कि अगर एयर रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल ना हो, यानी एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो, तो बॉडी नीचे आती है। जारी बात है, अगर एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड होगी तो आपको पता है उसका तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, और जब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं की जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन पहले से लेस हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या करता जा रहा है? टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता जा रहा है फॉलिंग बॉडी का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि, और जो स्पीड होती है आपको पता है फॉलिंग बॉडी की, वो तो इंक्रीज करती है। तो अगर यहां पे डिस्टेंस होगा तो पहली बात है ये ग्राफ डिस्टेंस के लिहाज से तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि स्पीड अगर ये डिस्टेंस होगा, यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्पीड होती है, और ये ग्राफ की जो स्पीड है वो मिनिमम हो रही है। इस अगर यहां पे डिस्टेंस लें वाई एक्सिस पर तो ग्राफ की स्लोप डिक्रीज करेगी, यानी स्पीड डिक्रीज करेगी। हालांकि फॉलिंग बॉडी की तो स्पीड इंक्रीज कर रही होती है, तो डिस्टेंस तो बन ही नहीं सकता। उसके बाद स्पीड, अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो स्पीड आपको पता है उसकी इंक्रीज होनी है तब भी, और उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकती। तो सिर्फ एक डेल्टा ऑप्शन ही हमारी इस चीज को पूरा कर रही है कि अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी तो जो उसका एक्सेलरेशन है वो पहले से क्या हो जाएगा? लेस देन जी हो जाएगा, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो इसका मतलब है ये डेल्टा ऑप्शन हमारी इस चीज को पूरा कर रही है। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ वेलोसिटी v नॉट, इट रीच अ हाइट h, इफ वी विशेस टू डबल द मैक्सिमम हाइट देन द बॉल बी थ्रोन विद द वेलोसिटी। देखें बच्चों, आपको पता है कि उसने सवाल दे दिया है कि हमने जब उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया ना, तो हमने उसको वेलोसिटी v नॉट से थ्रो किया। कहता है अगर हम लोग क्या काम करते हैं? हाइट को डबल कर देते हैं। अब हाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, मगर क्योंकि उसने यहां पर थीटा की बात नहीं की हुई तो इट इज अंडरस्टूड कि यहां पे अभी h का v स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो v का अंडर रूट h के साथ क्या रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर आप हाइट को डबल कर देंगे तो स्पीड पहले से अंडर रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर है अल्फा। Next, a stone is thrown upward from the top of a 59.4 meter high cliff with an upward velocity component of 19.6 meter per second. Upward velocity component of 19.6 meter per second. How long is the stone in the air? बच्चों देखें, सबसे पहले एक स्टोन है, उसको थ्रो किया गया है अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड उस स्टोन को थ्रो किया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 59.4 मीटर हाई क्लिफ, ठीक है। ये एक क्लिफ है कोई भी सपोज करें, तो उसको वो इतनी हाई है, कहते हैं विद एन अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट, उसको जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है वो वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आगे कहता है बताएं ये स्टोन कितनी देर एयर में रहेगा? बच्चों ये स्टोन कितनी देर एयर में रहेगा? अब सबसे पहली बात तो ये, जब हमने इसको ऊपर को थ्रो किया है, ठीक है, तो ऊपर को इसको 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर को थ्रो किया है। अब ना बच्चों इसको जरा समझें आप बड़े गौर से। देखें क्वेश्चन में ना उसने आपको ये बोला था कि ये एक क्लिफ है, सपोज करें ना, ठीक है, ये क्या है? एक क्लिफ है। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो आपको उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दी है कि वो हाइट कितनी है बच्चों? वो हाइट आप लोगों को दे दी गई है जी 59.4 मीटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब
यहां से आपने क्या काम किया, इस बॉल को ऊपर को फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड से, तो इस पॉइंट पर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ए जो होगा -g होगा। उसके बाद जाहिर बात है वो कहता है कि इसको ये कितनी देर तक हवा में रहेगा। तो देखें जब बच्चों आप लोगों ने इसको अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, तो उसके बाद अब इसने क्या काम करना है, इसने बच्चों पूरा ऊपर से जाकर इसने ऐसे, ठीक है, ऊपर इसको थ्रो किया जब, तो ये क्लिफ से, ठीक है, तो इसने क्या करना है यहां से, अब यहां पे इसको मैं डायग्राम को थोड़ा यहां पे बनाता हूं, कि पहले ऊपर को जाएगा ऐसे इतना, फिर उसके बाद इसने वापस नीचे को आना, ये टोटल टाइम आपको चाहिए। अब इस टोटल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये ऊपर जाने का टाइम तो निकाल लें यार। हम इस डेटा से पहली इक्वेशन लगाते हैं, VF इज इक्वल टू VI माइनस GT लगेगा। यहां से बच्चों अब VF तो 0 हो जाएगा, तो T जो है वो बराबर आ जाएगा VI ओवर G। VI है 19.6 और G है 9.8, तो बच्चों आपका आंसर आ गया 2 सेकंड। इसका मतलब है ये 2 सेकंड लेगा ऊपर तक जाने में। एक बात तो डन होगी, मगर इसने वापस जमीन पर भी तो आना है ना, तो जाहिर बात है जमीन पर आके टकराएगा तो फिर ही वो एयर, मतलब कहते हैं कितनी देर एयर में रहेगा, तो अब इसने जमीन पर आना है भाई वापस। अब जब जमीन पर वापस आना है तो अब इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, वो टाइम और ये वाला टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम बन जाएगा। अच्छा, अब इस टाइम को कैसे कैलकुलेट करें, जब इसने ऊपर से नीचे आया तो एक बात तो डन है, यहां पे VI 0 होगी, ठीक है। दूसरा, अब यहां की जो टोटल हाइट है ये हमें नहीं पता, हमें ये टोटल हाइट ये निकालनी पड़ेगी, इसको मैं स्मॉल h का नाम दे देता हूं। अब मैं क्या काम करता हूं, यहां तक अगर आप गौर से देखें, ये क्लिफ थी, ये यहां तक की जो हाइट है वो तो हमारे पास है, इसका मतलब मैं अगर ये ऊपर वाली हाइट निकाल लूंगा ना तो मेरे पास ये टोटल h भी आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने ये ऊपर वाली हाइट कैसे निकालनी है, इस ऊपर वाली हाइट को निकालने के लिए दोबारा इसी डाटा को मैं यूज करके थर्ड इक्वेशन लगाता हूं, -2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर, h तो 0 हो गया तो v स्क्वायर i बचा। तो यहां से अब VI तो हमारे पास है, तो मैं यहां से क्या काम करता हूं, ये स्मॉल, ये h प्राइम इसको नाम देते हैं, मैं ये h प्राइम निकालूंगा, वो आएगा v स्क्वायर ओवर 2g। तो बच्चों मैं जब यहां से h प्राइम कैलकुलेट करूंगा ये आ जाएगा 19.6 मीटर, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप यहां से, और ये नीचे वाली हाइट है 59.4 मीटर, 59.4 मीटर, ठीक है। तो अब देखें ये 59.4 मीटर ये है, 19.6 मीटर ये है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चों ये टोटल बन जाएगी 79 मीटर। तो ले जी आपकी ये टोटल हाइट बन गई 79 मीटर। अब यहां का टाइम आपने निकालना है, T इज इक्वल टू √2h ओवर G लगाएं, तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों 2 इंटू 79 डिवाइडेड बाय 9.8 से आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा √16 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब 4 सेकंड बच्चों इसके ये हैं जो नीचे आने में लगे और 2 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 सेकंड का टोटल टाइम हो गया। तो बच्चों इसको टोटल कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगे हैं बच्चों इसको वापस आने में, ठीक, मतलब हवा में रहने में इसको 6 सेकंड लगे हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल भी है था, आप लोगों ने शायद पहले भी कभी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ हो तो पढ़ा, बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसे आ जाते होते हैं कई दफा थोड़े से जिसमें आपको थोड़ा टेक्निकली होकर चलना पड़ता है। इसके बाद बच्चों फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 2 stones whose masses are in ratio 1:2 are thrown, one straight up and other straight down with the same speeds taking ideal conditions। तो भाईजान बात सुने, याद रखिएगा आप बॉडीज को जिस भी स्पीड से फेंकते हैं बॉडी उसी स्पीड से आगे जमीन से टकराती है, आपकी ये फ्रिक्शन तो वैसे ही इग्नोर है, तो बोथ विल हैव द सेम स्पीड व्हेन दे हिट द ग्राउंड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों 3 डायमेंशनल मोशन मतलब जिसमें एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन आ सकती हैं। तो पहला है फ्लाइंग काइट, हाँ पतंग जो है वो आप लोगों को पता है वो 3 डायमेंशन में तो उड़ती है, तो मेरा ख्याल इसका आंसर अल्फा ही बनेगा, बाकी ऑप्शन आप पढ़ के देख लें, ठीक है। स्नूकर बॉल की मोशन 1 डायमेंशनल है, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी की 1 डायमेंशनल है। मोशन ऑफ अ कार अलोंग स्ट्रेट रोड ये भी 1 डायमेंशनल, तो अल्फा ही आंसर है। बॉडी इज रन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी, द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, कहता है बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज v स्क्वायर ओवर 2g, 4 भी ऑप्शन करेक्ट बननी है। देखिए वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब आप बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर जाके एक्सेलरेशन 0 तो होता ही नहीं है, वो तो g के बराबर होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गई। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, चलो आप मुझे खुद बताओ भाई वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकती, ये भी गई। वेलोसिटी 0 ये बात सही है, और हाइट हम थर्ड इक्वेशन से निकालते हैं ये भी सही है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 नहीं, ये भी नहीं सही, तो आपका आंसर है चार्ली।
नेक्स्ट, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय। बच्चों रेंज को हम मालूम करने के लिए हमें स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जरूरत होती है। रेंज का फार्मूला आप लोगों को पता है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। उसके लिहाज से आप इसको देख लें। A projectile is thrown horizontally from horizontally, वर्ड देख रहे हैं, horizontally from a 490 meter high cliff with the velocity of 100 meter per second. The time taken by the projectile to reach the ground. अब मेरी बात सुने, सबसे पहले हम अगर इसकी डायग्राम को ड्रॉ करना चाहें तो बेसिकली इसकी डायग्राम कुछ यूं बनेगी कि ये अगर ये देखें हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। हमने प्रोजेक्टाइल को यहां से 490 मीटर की हाइट से 490 मीटर की हाइट से हॉरिजॉन्टली किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी वी एक्स से 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको थ्रो किया और वैसे ही जमीन तक आई। कहते बताओ ये जमीन तक आने में कितना टाइम लेगी। अब जमीन तक आने का जो इसका टाइम होगा वो होगा वर्टिकल डिस्टेंस, आपको पता है ये एच होगा। अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस मैं इसको एच बोलूंगा तो एच इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, तो टी बराबर आएगा √2h/g। तो बच्चों यहां से जब मैं टाइम निकालूंगा तो 2h/g, तो देखिए आपके पास h की वैल्यू कितनी है 490। तो जब आप 2 को 490 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 980 आंसर आएगा। और आप जब इसको 9.8 से डिवाइड कर देते हैं आपका आंसर 100 आ जाता है। कितना आंसर आ जाता है 100। तो बच्चों जब आपके पास ये 100 आ जाएगा और टाइम आपको पता है 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 सेकंड होता है, तो आपका आंसर जो है वो 10 सेकंड आ गया। तो एक बात डन है कि जब भी आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें और आपने टाइम निकालना हो तो वो टाइम जो है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जस्ट और जस्ट बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करता है, एच की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब एच आपके पास है वैल्यू पुट करके आप लोग टाइम निकालेंगे वो 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कहते हैं इनमें से कौन सी ऐसी है, अ गैस फिल्ड बलून, यस ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल नहीं है। इसके बाद व्हेन वी किक अ स्टोन, कहते हैं जब आप एक स्टोन को क्या करते हैं, किक करते हैं, वी गेट हर्ट इट हैपेंस ड्यू टू, कहता है वो किसकी वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स होता है। ये कल भी पढ़ा था। टू बॉल्स प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द वर्टिकल एंड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स। अच्छा जरा वर्ड पे गौर करें, दो बॉल्स हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री वर्टिकल के साथ उनको थ्रो किया गया विद वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल 30 डिग्री होगा, इसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, अच्छा T1/T2 किसके बराबर होगा, इसको मैं ना θ1 कह देता हूं और इसको मैं क्या कहता हूं θ2। तो T1/T2 आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2VI sin θ डिवाइडेड बाय g। तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin θ आएगा, तो sin θ1/sin θ2। अब sin θ1 कितना है, बेसिकली वो वर्टिकल से एंगल था, यहां पर तो हम हॉरिजॉन्टल पर एंगल पुट करते हैं तो उसका एंगल है 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 60 डिग्री। sin 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है। ये 2 से कर देगा तो आपका आंसर बचेगा 1/√3। सो योर आंसर इज डेल्टा। अब आप देख रहे हैं ना मैंने कितना टेक्निकल इसको खेला, बस आपको ऊपर मैंने बताया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के एंगल का। इसके बाद नेक्स्ट, a projectile is thrown at an angle theta with the x-axis. During its upward flight, the angle of the velocity vector with x-axis, हाँ जी, कहते हैं प्रोजेक्टाइल को आप किसी एंगल के ऊपर थ्रो करते हैं तो उसका जो एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी, द एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, तो बच्चों आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस से क्या करता रहता है, ओवरऑल डिक्रीज करता जाता है। ये देखें कैसे, अगर आपको याद हो मैंने तब भी ये डायग्राम बनाई थी, देखें इसका एंगल ये इस वक्त इतना है, ठीक है। उसके बाद जब यहां पर देखेंगे तो उसका एंगल ये इतना है, यहां पर देखेंगे तो वो एक्स एक्सिस के वैसे ही पैरेलल होगी, तो एंगल में क्या आ रहा है, डिक्रीज ही तो आ रहा है। तो एंगल डिक्रीज करता जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर का, ये वेलोसिटी वेक्टर का एंगल क्या करता जा रहा है बच्चों, डिक्रीज करता जा रहा है। फिर अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री टू द वाई एक्सिस, इट्स वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, उसकी वेलोसिटी बताएं मैक्सिमम हाइट पर कितनी होगी। अच्छा अब देखें, प्रोजेक्टाइल को आप लोगों ने जब थ्रो किया है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो एक बात तो डन होगी, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल होगा, और उसको जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है वो वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो कहता है बताएं हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहली बात तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है बच्चों आपको पता है वो बराबर होती है VI cos थीटा, क्योंकि साइन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो 0 हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर फॉर्मूला होता है VI cos थीटा। अब VI है 10 और जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा 30 डिग्री।
अब cos 30 डिग्री आपको पता है बच्चों कितना होता है, √3/2 जो कि 0.8666 होता है। तो जब मैं उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 8.10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 8.66 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। सो योर आंसर इज अल्फा। वेरी नाइस एमसीक्यू। इसके बाद 4 प्रोजेक्टाइल्स आर लॉन्च्ड एट एंगल 13 डिग्री, 27 डिग्री, 33 डिग्री, 57 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बताएं रेंज किसकी मैक्सिमम होगी। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है जब थीटा 45 डिग्री का होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन में थीटा 45 डिग्री ना दिया हो, आपको थीटा बच्चों 45 डिग्री नहीं दिया होगा, तो आप देखेंगे 45 डिग्री के करीब तरीन कौन सा आंसर है। जो 45 डिग्री के करीब तरीन आंसर बनता है आप वो लगाएंगे। अब करीब तरीन जो है वो 33 भी आता है, 57 भी आता है। 45 से पीछे जाएं 33 आता है, आगे जाएं 57 आता है। तो ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज करती है, आप चुप करके आंसर डेल्टा लगा दीजिएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर क्या बन गया, डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, अ प्रोजेक्टाइल राइजिंग टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर सच दैट द, कहते हैं प्रोजेक्टाइल है उसकी हाइट है 20 मीटर, सच दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 14 डिग्री विद द वर्टिकल, व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बच्चों पहली बात, अगर वर्टिकल से उसका एंगल 14 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से उसका जो एंगल होगा वाओ वो होगा 90 डिग्री माइनस 14 डिग्री, आंसर आ जाता है 76 डिग्री। हाय, ये 76 डिग्री से भी आपको एक बात याद आएगी कि 76 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्टाइल की रेंज और हाइट एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो याद रखिएगा अगर उसकी हाइट 20 मीटर है तो उसकी रेंज भी कितनी होगी बच्चों, 20 मीटर ही होगी। ये एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी है और ये 76 डिग्री आता है टेंजेंट इनवर्स 4 से, अगर आपको याद हो तो। लो बच्चों इसका आंसर है 20 मीटर। इसके बाद कहता है एक मिसाइल है उसको फायर किया गया है 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर। तो कहता है द मिसाइल इज एयरबोर्न फॉर, अब देखें एक मिसाइल है उसको फायर किया गया 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये नहीं वही बात 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और वेलोसिटी दी गई है उसको कितनी 98.98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है द मिसाइल इज एयरबोर्न फॉर, कितने टाइम के लिए वो हवा में रहेगा बच्चों, टी इज इक्वल टू फार्मूला 2VI साइन थीटा ओवर जी लगाएं। तो बच्चों आप देखें टी इज इक्वल टू 2VI जो है 98 है, साइन थीटा जो है उसने आपको बोल दिया 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो होता है वो आपको पता है 1/2 होता है, और जी जो होता है ये 9.8 होता है, 2 से कटा ये, ठीक है। तो 98 डिवाइडेड बाय 9.8 बच गया। तो ये जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों अल्फा। इसके बाद कहता है एक फुटबॉल प्लेयर है will throw a football at maximum vertical distance if the angle of projection, कहता है एक फुटबॉल प्लेयर क्या काम करता है, वो एक फुटबॉल को मैक्सिमम फुटबॉल को थ्रो करता है एट मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, यानी मैक्सिमम हाइट तक उसने उसको ड्रॉप किया। तो कहता है बताएं किस एंगल के ऊपर ऐसा होगा। बच्चों हाइट का फार्मूला होता है जो उसमें आपको नजर आता है कि हाइट जो होती है वो साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि हाइट उस वक्त मैक्सिमम होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है मेरे प्यारे बच्चों 1 होती है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 90 डिग्री बन जाता है। तो हमारा आंसर 90 डिग्री बन गया। अच्छा मेरी बात सुने, मैं यहां पर ना जो आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं, मैं इनमें ना पेन इसलिए चला रहा हूं क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं, तो आप इनको इतने अच्छे तरीके से समझें कि आप एमसीक्यूज को डायरेक्टली देखते साथ जुबानी सोल्व कर सकते हो, फिर जिंदगी में सुकून आएगा। इसके बाद बच्चों द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला VI स्क्वायर, आपको पता है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी होता है। तो साइन 2 थीटा जो होता है वो आपको पता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के। तो वो जब हम उसकी जगह पर पुट कर देंगे तो अल्फा आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्टली रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों याद रखिएगा H इज इक्वल टू GT स्क्वायर ओवर 8 होता है। इसी तरह रेंज और हाइट के दरमियान का फार्मूला R इज इक्वल टू, एक मिनट, ये एक तो H का फार्मूला था, एक फार्मूला आप पढ़ते हैं वो थीटा इज इक्वल टू, मैं आपको याद करवाता हूं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4H ओवर R। तो अगर मैं यहां पे थोड़ा गौर से देखूं तो मैं कह सकता हूं 4H इज इक्वल टू R टेंजेंट थीटा। ये रेंज और हाइट का रिलेशन है, ये हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान का रिलेशन है। ये आप लोगों को रिलेशन जुबानी आने चाहिए, ठीक है, ये बहुत यूज होने हैं। तो ये हाइट का जो फार्मूला बनता है वो GT स्क्वायर ओवर 8 बनता है। नेक्स्ट, a ball is projected at 15 degree if the horizontal range is 20 मीटर। तो कहते हैं इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, रेंज इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन
2 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी का 15 डिग्री का मतलब है 30 डिग्री हो जाएगा टोटल। ये साइन 30 डिग्री 0.5 होता है। वी आई आपके पास कितनी है वो आपने निकालनी है। जी आपके पास बच्चों 10 होगा। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। अब इसको खुद ही कैलकुलेट कर लें, आसान है, ये मुश्किल नहीं है। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज आर, एट व्हाट अदर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इट्स रेंज विल बी आर। हाँ जी, तो याद रखिएगा जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनके ऊपर रेंजेस इक्वल होती हैं। अब आपको नहीं पता वो एंगल कितना होगा, आप इसको 90 डिग्री के इक्वल पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो बच्चों जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 53 डिग्री। तो एक बात तो डन है, जिन एंगल्स के ऊपर जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनके ऊपर रेंजेस इक्वल होती हैं। तो बात खत्म। इसका आंसर बच्चों कितना बन जाएगा 53 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू, 2 balls आर थ्रोन एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ओके डन, विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ द हाइट्स। हाइट, तो हाइट जो होती है वो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो h1 ओवर h2 बराबर होगी साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन, या साइन स्क्वायर थीटा कह लें, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। पहली बात ये ऊपर बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही, और नीचे बनेगा आपको पता है जब भी साइन के आगे 90 माइनस थीटा आएगा तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। तो बच्चों आपका एसएमसीक्यू का आंसर बन जाएगा अल्फा। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। एक पर्सन ने बच्चों का काम किया, एक स्टोन को थ्रो किया है मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। The greatest height with which the same condition to which he can make the stone to rise। देखें, अब आपके पास पहली बात मैक्सिमम रेंज दे दी गई है 100 मीटर। अब आपने निकालनी है हाइट। क्या निकालनी है बच्चों, याद रखिएगा जो मैक्सिमम रेंज होती है ना वो 4 टाइम्स हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बराबर होती है। ये हम हाइट और रेंज के रिलेशन से डिराइव भी कर सकते हैं। इसको थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 4h ओवर आर आपको बता के आया था ना मैं, तो वहां पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h ओवर आर आएगा। तो थीटा जब आपको पता है 45 डिग्री होता है तो रेंज मैक्सिमम होती है, टेंजेंट 45 डिग्री 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला 4h बनता है। तो अगर आपने h निकाल ली तो मैक्सिमम रेंज को 4 पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैक्सिमम रेंज को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम रेंज अगर 100 है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 मीटर। इसके बाद 2 प्रोजेक्टाइल्स ऑफ द सेम मैस विद द सेम वेलोसिटीज आर थ्रोन एट एन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो विद द हॉरिजॉन्टल, देन व्हिच विल रिमेन सेम। बच्चों अगर आपको बताया था 30 डिग्री और 60 डिग्री, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनके ऊपर रेंजेस क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो आंसर है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। Particle A is dropped from a height and another particle B is projected in the horizontal direction with the speed of 5 meter per second from the same height। तो बच्चों याद रखिएगा, अभी आपको मैंने बताया था कि टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी वेलोसिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एक को ड्रॉप किया उसकी वेलोसिटी 0, एक को थ्रो किया, भाई ड्रॉप करो या थ्रो करो टाइम उनको सेम ही लगेगा नीचे आने में। तो आंसर है बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या कहता है, वो कहता है फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। बच्चों याद रखिएगा जिन एंगल्स का सम 90 होता है रेंजेस इक्वल होती है, दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो एंगल्स का सम है एक, यानी जितना आपको पता है एंगल को एक्सीड करवाया उतना ही फॉल करवाया, ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो उनके ऊपर रेंजेस इक्वल ही होती है। तो आंसर है 1:1। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। देखिए प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होती है उसका फार्मूला होता है मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू कोस थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है हाईएस्ट पॉइंट पर, ये h से मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू cos थीटा होती है। अब उसने बोल दिया हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम का क्या है, यानी या इनिशियल का, इनिशियल स्पीड से मुराद मैक्सिमम स्पीड ही होता है, मैक्सिमम स्पीड का हाफ है। अगर ये v ये हाफ ऑफ मैक्सिमम है तो ये v मैक्स इधर ही रहा और ये साथ में आ गया बच्चों cos थीटा, ये कट गया तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। किस एंगल के ऊपर cos की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो एंगल होता है 60 डिग्री। A missile is fired for maximum range with an initial velocity 20 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू इतनी है, द रेंज बताएं। बच्चों रेंज का फार्मूला आप लोगों को पता है, वी आई स्क्वायर ओवर मैक्सिमम रेंज उसने बोल दिया तो v स्क्वायर ओवर
2g फार्मूला बनेगा। क्या फार्मूला बनेगा? v स्क्वायर ओवर 2g। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे अल्फा आंसर आ जाएगा। A missile is fired with 98 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वेलोसिटी भी दे दी गई है, एंगल भी दे दिया गया है। इट रीच अ मैक्सिमम हाइट। बच्चों हम लोगों ने हाइट का फार्मूला निकालना है। हाइट का फार्मूला वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g लगाएं और बच्चों जिंदगी में सुकून हासिल करें। ठीक है, ये लगा लीजिएगा तो आपका आंसर 4d आ जाएगा। नेक्स्ट, अ प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज ऑफ 2000 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। तो वही बात, अगर आपने हाइट निकालनी है तो आप मैक्सिमम रेंज को किस पर डिवाइड कर देंगे? 4 पर डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों आपका आंसर 500 मीटर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है? कहता है टू बॉल्स प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल एक्सिस हैविंग सेम इनिशियल वेलोसिटीज, द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। बच्चों ये एमसीक्यू पहले भी आया था इससे रिलेटेड और मैंने आपको बता दिया इसका आंसर 4d बनेगा। पहले भी हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं एमसीक्यू। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, अ स्टोन थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, पी क्यू आर एस टी इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। इसका पी क्यू आर एस टी इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ओके, दीज पॉइंट्स डिनोट द पोजिशन ऑफ द स्टोन आफ्टर सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टी इज द हाइएस्ट पॉइंट रीच्ड, द डिस्प्लेसमेंट्स पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस टी। बच्चों याद रखिएगा पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अगर यहां पे टाइम इंटरवल्स भी सेम है तो बच्चों जो उनके हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। तो इसका आंसर है 4d। इसके बाद बच्चों ये ई कैट के पेपर में भी एमसीक्यू आया हुआ है, बहुत मशहूर एमसीक्यू है। कहता है कि इन कंपटीशन फील्डर्स आर रिक्वायर्ड टू थ्रो द क्रिकेट हार्ड बॉल बॉल एज फार एज पॉसिबल अंडर आइडियल कंडीशंस, द ऑप्टिमम फॉलोइंग एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, कहता है व्हाट शुड दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बी? स्ट्रॉन्ग विंड्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ थ्रो, स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ थ्रो। भाई विंड जो मर्जी चले उसकी जो रेंज है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर है 45 डिग्री इन बोथ केसेस, जिस डायरेक्शन में मर्जी वो चल रही है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन इनिशियल स्पीड। बच्चों एक बॉल है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है इनिशियल स्पीड के साथ। अनदर बॉल ऑफ द सेम मास इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज। बच्चों पहली बात तो याद रखें, द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ये फार्मूला जुबानी याद रख लें। हाईएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा होती है। अब यहां पर उसने आपको बोल दिया है पहली बॉल है जिसको आप लोगों ने क्या किया बच्चों? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। अच्छा, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो निकालनी है, पी एनर्जी 1 ओवर पी एनर्जी 2 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा साइन थीटा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब पहला वाला उसको पहले बॉल को उसने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, उसका एंगल हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, वो साइन 90 डिग्री का स्क्वायर। अच्छा, और दूसरे को कहते हैं कि 60 डिग्री पर थ्रो किया वर्टिकल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 डिग्री ठीक है का स्क्वायर। साइन 90 तो 1 होता है, साइन 30 1 ओवर 2 होता है, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ओवर 4 हो जाएगा, तो ऊपर जाके वो 4 ओवर 1 हो जाएगा। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर अल्फा बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम द डिपार्चर टू द अराइवल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको पता है मोमेंटम जो होता है वो P इज इक्वल टू एम वी एक्स होगा ना हॉरिजॉन्टल का। तो हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहती है, तो डेल्टा पी एक्स जो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या होता है? 0 होता है। तो आपकी एमसीक्यू का आंसर है 0। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट 30 डिग्री to the horizontal is 6 kilometer. What will be the range if it is launched at 90 degree? पहली बात है 90 डिग्री तो रेंज में डबल एंगल होता है ना 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यानी साइन 180 डिग्री तो 0 होता है, तो रेंज बच्चों उसकी 0 किलोमीटर आ जानी है। सिंपल था ये। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल इज r, एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इट्स रेंज विल नॉट बी r। बच्चों अब
अब उसने बोला विद द हॉरिजॉन्टल, वो 30 डिग्री पे भी बन सकती है, 60 डिग्री भी पॉसिबल हो सकता है, 45 डिग्री के ऊपर जो रेंज है वो कभी भी वो 60 डिग्री वाली नहीं हो सकती। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? बीटा। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज दिस, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी होगी? बच्चों रेंज का फार्मूला वही v स्क्वायर ओवर 2g, बात खत्म। v की मैग्नीट्यूड जब आप इसकी लेंगे तो वो √4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर बनेगा, वो बन जाएगी 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, नीचे 2 है और g की जगह पर 9.8 पुट करें तो आपका आंसर 2.4 मीटर के करीब आ जाएगा, तो आपका आंसर अल्फा बन जाएगा। फॉर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनटू स्पेस विद द स्पीड v, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज दिस, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। द रेंज विद द वर्टिकल, यानी ये हाइट है, ये रेंज है, ये हाइट है। तो कहते हैं बताओ द एंगल विच द प्रोजेक्टाइल मेक्स विद द वर्टिकल इनिशियली, वर्टिकल से एंगल बताएं। अच्छा पहली बात तो अगर आप थोड़ा गौर से देखें, ये प्रोजेक्टाइल की एक रेंज है और एक बच्चों क्या है? हाइट है। उसने कहा फॉर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनटू द स्पेस विद द स्पीड v, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज दिस, हाइट इज दिस। हम क्या काम करते हैं? इन दोनों को इक्वल करें जरा। अगर आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो √3 v स्क्वायर ओवर 2g बराबर आ जाएगा v स्क्वायर ओवर 8g। हाँ, इक्वल करने से तो आप देखें बच्चे कई दफा इस करते हैं ना एंगल निकालने के लिए, क्या इक्वल करोगे यार, ये तो कट जाएगा, ये से कट जाएगा, इसे कट जाएगा, क्या कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छा फिर आपने क्या काम करना है? अब आप क्या काम करें बच्चों, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4h ओवर r, बस ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, जब भी हाइट और रेंज दी है तो यही फार्मूला यूज करना है एंगल निकालने के लिए। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4, यहीं पर h जो आप लोगों को दे दिया गया है वो दे दिया गया है v स्क्वायर ओवर 8g, जबकि रेंज आपको दे दी गई है √3 v स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, अब v स्क्वायर ओवर g से कट गया, 4 इस 8 से कटा, इधर 2 बच गया, तो ये बना टेंजेंट इनवर्स, ऊपर बन गया 1/2, नीचे बन गया √3/2, ये 2 इस 2 से कट गया, तो आपके पास आंसर बचा टेंजेंट इनवर्स 1/√3। जो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 है बच्चों, वो आप लोगों को पता है 30 डिग्री होता है। तो ये तो एंगल जो आया है ये आया है विद हॉरिजॉन्टल, मगर हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें वर्टिकल से एंगल चाहिए, तो वो वर्टिकल से एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो बस देख लो बच्चे सारे एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं, मगर उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनको जो है ना वो इस मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है कि एमसीक्यू आसान था बट वर्ड गौर से नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से एमसीक्यू गलत कर बैठते हैं। उसके बाद द मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर 45 डिग्री वर्टिकल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 डिग्री होगा, परेशान नहीं होना। इफ एयर इज अज्यूम टू बी एब्सेंट, अच्छा एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट होगी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल, और वर्टिकल में तो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। आगे एक एमसीक्यू आया था जिसमें हॉरिजॉन्टल वाला था, हॉरिजॉन्टल में तो चुप करके आपने आंसर चेंज इन मोमेंटम 0 लगाना है, मगर वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज हो रहा होगा तो चेंज इन मोमेंटम 0 थोड़ी होगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन इज गिवन बाय, देखें अब जब प्रोजेक्टाइल, इसकी मैंने डायग्राम पहले से बच्चों बना दी, देखें अगर आप गौर से देखें, ये प्रोजेक्टाइल को जब आप थ्रो करेंगे ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर इसकी डायरेक्शन अप है और यहां पर इसकी डायरेक्शन डाउन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपको पता है उसका चेंज इन मोमेंटम क्योंकि वो सेम है, चेंज इन मोमेंटम 0 आ जाएगा, मगर वर्टिकल कंपोनेंट में इसकी डायरेक्शन ऊपर को है, इधर डायरेक्शन नीचे को है, चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मुझे बताएं जो यहां पे ये आएगा, हाँ अब देखें मोमेंटम का फार्मूला होता है mv, मगर यहां पर जो मैं कहूंगा फाइनल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम वो बराबर होगा बच्चों mv कितना, फाइनल ये है ना, नीचे को है, ये फाइनल है, तो ये मैं माइनस इसलिए लगाऊंगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी पहले से ऑपोजिट होगी, माइनस mv sin 45 डिग्री, जबकि इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो mv sin 45 डिग्री होगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस, तो आंसर आ जाएगा -2mv sin 45 डिग्री, ठीक है। -2mv यही बनाने sin 45 डिग्री आपको पता है बच्चों वो कितना होता है 1/√2 होता है, तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास है -2mv 1/√2।
अब जो ये 2 होता है, आपको पता है मैं इसको 2 दफा लिख सकता हूं √2 वो 1 √2 से कट जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा -√2 mv। मगर उसने मैग्नीट्यूड की बात की तो आंसर होगा √2 mv। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, अ स्टंटमैन प्लान्स टू रन across a rooftop and then horizontally off it to the land on the roof of the next building. The roof of the next building is 100 meter below the first one and 2 meter away from it. The minimum rooftop speed for the successful jump is. क्वेश्चन अगर आप थोड़ा गौर से समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। देखें क्वेश्चन में आप लोगों को उसने बेसिकली ये बोला है, ये डायग्राम मैंने यहां पे बनाई है, इसको जरा समझिएगा बच्चों। ये ना हमारे पास यहां पर एक स्टंट मैन है यहां पे, ठीक है जी। इसने क्या काम किया है, ये एक रूफ टॉप से क्या कर रहा है बच्चों, रन करता आ रहा है ऐसे, ये यहां से ऐसे रन करता आ रहा है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली उसने इस लैंड को लीव किया है और उसके बाद उसने यहां से जंप करते करते कहां पर आना है, इस रूफ के टॉप पर आना है, ठीक है। और ये जो रूफ है उसने बोल दिया द रूफ ऑफ द नेक्स्ट बिल्डिंग इज 100 मीटर बिलो, यानी ये जो हाइट उसने आपको दे दी है ये 100 मीटर नीचे को आया है, ठीक है। एंड 2 मीटर अवे फ्रॉम इट, और इसे जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है। अब 2 मीटर अवे है और 100 मीटर उसकी हाइट है। कहता है बताएं ये यहां से किस वेलोसिटी से जंप करे कि ये इस बिल्डिंग तक आसानी से पहुंच सकता है। अब अगर आप लोग थोड़ा गौर से देखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ये जो डायग्राम बना दी गई यही डायग्राम में सारा कॉन्सेप्ट था। पहली बात तो ये केस नंबर 2 नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन का केस नंबर 1 है। और आप लोगों को पता है केस नंबर 1 में मैंने आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला बताया था, Vx इंटू टी, ये फार्मूला होता है। अब Vx तो यहां पर हमें क्वेश्चन में उसने खुद यहां पर नहीं दिया, वो हमने मालूम करना है, ठीक है। ये x है हमारे पास और t का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है √2h/g होता है। तो बच्चों अगर मैंने Vx निकालना होगा तो Vx बराबर आएगा, ये x यहीं पर है, ये उधर जाके उल्ट जाएगा तो ये बन जाएगा g/2h, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर आप गौर से देखें 2 मीटर है और h की वैल्यू आपको दी हुई है 100 मीटर। क्या ख्याल है, जो आपके पास x की वैल्यू है ये 2 मीटर है, h की वैल्यू कितनी है 100 है। g की जगह पर आप 10 पुट करें, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो बच्चों आपका आंसर जो है वो 0.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 3 किलोमीटर। टेक्निकल एमसीक्यू है, कहता है जब प्रोजेक्टाइल को आप लोगों ने 45 डिग्री के एंगल पर फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसकी जो रेंज है वो 3 किलोमीटर है। कहता है उसकी रेंज कितनी होगी जब हम क्या काम करेंगे, उसको इस कंडीशन के ऊपर थ्रो किया, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल के अलोंग वो क्या है, सेम है, यानी उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है। तो बच्चों एक बात तो यहां पर डन है कि अगर उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो उसका भी एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। और इसके ऊपर भी रेंज क्या होती है आपको पता है, इस एंगल का ये भी एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, दोनों का सम 90 है, जिन एंगल्स के ऊपर सम 90 होता है रेंज क्या होती है, इक्वल होती है। तो लिहाजा अगर पहले 3 किलोमीटर थी तो अभी कितनी होगी, 3 किलोमीटर होगी। तो आंसर है डेल्टा। बड़ा टेक्निकल एमसीक्यू था, मैं आपको पहले बताया। इसके बाद एन एरो इज शूट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 20 मीटर, ओके, एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड्स, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहता है 5 सेकेंड्स है। देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एरो इज, बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, हमने क्या काम करना है, पहले तो रेंज का फार्मूला बताएं। रेंज, अच्छा कहता है रेंज जो है वो 20 मीटर है, ओके, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 5 सेकेंड है। अच्छा जी की वैल्यू से दे दी, कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बताना है आप लोगों ने, वही फार्मूला आप लोगों को पता है, जो r इज इक्वल टू होगा वो बराबर होगा Vxt। तो बच्चों जो Vx है वो बराबर आ जाएगा r/t के, तो ये 20/5, तो आपका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। A body of mass 3 kilogram is thrown with a velocity, a body of mass 3 kilogram is thrown with a velocity of 5 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical। अगर वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री है तो एक बात तो डन है, हॉरिजॉन्टल से जो उसका एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों 30 डिग्री होगा। कहते हैं इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv cos थीटा, बस बात खत्म। अब m आपके पास 3 है, वेलोसिटी आपके पास 5 है,
ठीक है, और जो थीटा है आपके पास वो 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। तो जब बच्चों आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ईच स्टेप इज 2 मीटर हाई एंड 2 मीटर वाइड। जी की वैल्यू इतनी है, देन द बॉल विल स्ट्राइक द nth स्टेप वेयर n इज इक्वल टू। बच्चों अगर इस टाइप का एमसीक्यू आ जाए तो इसका शॉर्टकट मैंने एक साइड पर लिख दिया, बस आप इसको याद रखें। अगर ये थोड़ा सा हाई लेवल का है बट आप इसको याद रख लें, 2v स्क्वायर h ओवर g ब्रेथ का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है, यहां पे पुट करें, जितनी उसकी विड्थ है वो यहां पे पुट करें, जितनी उसकी हाइट है वो यहां पे पुट करें, v भी दिया हुआ है तो आपके पास n की वैल्यू 10 आ जाएगी। A body is projected at an angle of 30 degree with the vertical having momentum p। अच्छा, अब देखें प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया वर्टिकल के साथ, तो पहली बात हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, हमें ये चाहिए। कहता है व्हाट विल बी द मिनिमम मोमेंटम ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम मिनिमम होता ही हाईएस्ट पॉइंट पे है और वो बराबर होगा mv cos 60 डिग्री। तो ये इसको mv को p लिख दें, p cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो आपका बच्चों आंसर जो है वो p/2 आ जाएगा। तो योर आंसर इज ब्रावो। बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद द इनिशियल वेलोसिटीज इन द रेशो। अच्छा, ये वेलोसिटीज की रेशो है और एंगल्स ये दे दिए आपको। अब आपको याद होगा ये ना, ये एक एंगल अल्फा दूसरा 90 माइनस अल्फा है। मैंने अब यहां पे वेलोसिटीज की भी बात कर दी, एंगल्स की भी बात कर दी, तो h1 ओवर h2 बराबर होगा v1 ओवर v2 का होल स्क्वायर और साथ में साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2 का भी क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। अब साइन अल्फा होगा तो वो ऊपर साइन अल्फा होगा, नीचे साइन 90 माइनस अल्फा जो होगा वो कोस अल्फा होगा। साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा टेंजेंट होगा तो टेंजेंट का स्क्वायर आ जाएगा यहां पर तो, और ये v1 ओवर v2 कितना है, 3/2 का स्क्वायर, और यहां पे बच्चों आ जाएगा टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर बन जाएगा 9/4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आपका बच्चों जो आंसर है वो अल्फा है, 9/4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसके बाद द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चों टाइम जो होता है आपको पता है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके फार्मूले में, तो ये उस वक्त मैक्सिमम होगा जब थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, थीटा 90 डिग्री आएगा। अ ग्लास मार्बल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टेबल फॉल्स एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। ओके, इफ द हाइट इज दिस h, कहते हैं वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों वही फार्मूला आपको पता है, x इज इक्वल टू होगा vt, तो v बराबर होगा x ओवर t। x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, t होता है √2h ओवर g, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x इंटू जी ओवर 2h।